मेरा नाम जीत है। आज जैसे ही मैं घर पहुंचा तो घर पर मेरे ससुराल वाले आए हुए थे, क्योंकि मेरा रिश्ता पिछले 2 महीने पहले हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की से हुआ था, जो कि काफी सुंदर थी और मुझे बहुत पसंद थी। मैं भी चाहता था कि मेरी शादी जिस लड़की से हो वो बहुत ही सुंदर हो। मेरी लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज हो रही थी। मेरी फैमिली ने ही लड़की को पसंद किया था। उसका नाम आराध्या था। जब मेरे घर वाले आराध्या के घर मेरा रिश्ता लेकर गए तो उसके घर वालों ने फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मुझ में कोई कमी नहीं थी। मैं अच्छा खासा और पढ़ा लिखा लड़का था और अच्छी जॉब किया करता था। हर काम में परफेक्ट था और अपने घर का सबसे छोटा बेटा था। मेरी एक बहन कुंवारी थी। 3 बहनों की शादी हो चुकी थी और एक बड़े भैया की भी शादी हो गई थी और अब मेरी भी शादी होने वाली थी। मैं घर में दाखिल हुआ तो घर वालों ने बड़े खुशी खुशी मेरा स्वागत किया और मुझे बताया कि तुम्हारे ससुराल वाले आए हुए हैं। दरअसल 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था। मेरे ससुराल वालों को ये बात पता नहीं थी। जब उनको मेरे बर्थडे के बारे में पता चला तो वो लोग काफी नाराज हुए थे कि आपने हमें नहीं बताया, हमारे दामाद का बर्थडे निकल गया है। इसलिए वो मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे। मेरी पत्नी की 2 बहनें थी, वो दोनों ही मेरे लिए केक और काफी सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी, जिससे मैं बहुत खुश हुआ था। उनके साथ मैंने एक अच्छा समय बिताया था। थोड़ी देर वो लोग हमारे घर बैठने के बाद हमारे घर से चली गई थी। मेरे ससुराल से मेरा लेन देन बहुत अच्छे से हो रहा था। मैं खुश था और कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी रखी गई थी। मैं आराध्या को पहले से जानता था, हालांकि मेरी पहले उससे कभी बात नहीं हुई थी। जब मुझे पता चला कि मेरे लिए आराध्या को पसंद किया गया है तो मैंने फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। आराध्या मेरे ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। कुछ समय के बाद मेरी शादी आराध्या के साथ हो गई। मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी को शुरू कर दिया था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मैं आराध्या से शादी करके बहुत खुश था। वो भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और मेरे घर की एक मेंबर के साथ अच्छे से पेश आती थी। मैं जिस कंपनी में नौकरी किया करता था वहां पर मुझे अलग अलग शहरों में कुछ महीनों के लिए मीटिंग करने के लिए जाना होता था। इसीलिए मैं अपने शहर में तो रहता ही था, बाकी सारे शहरों में भी मुझे रहने के लिए जाना पड़ता था। आखिरकार कंपनी मुझे ही भेजती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरी पत्नी मेरे लिए हर तरह से अच्छी साबित हुई। मेरी बड़ी भाभी के पास 2 बेटियां और एक बेटा था। मेरी शादी को धीरे धीरे लगभग 1 साल होने को आ गया था, मगर अभी तक मेरी पत्नी को कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। मैंने देखा था कि मेरे घर वाले मेरी पत्नी को हमेशा यही कहकर उदास कर दिया करते थे कि अभी तक तुमने हमें माँ बनने की खुशी नहीं सुनाई है बहू, तुम खुशखबरी कब सुना रही हो। जब मैं ऑफिस से घर आता तो आराध्या मुझसे मेरे घर वालों की शिकायत करती थी। कहती थी कि मुझे नहीं पता था कि आपके घर वाले मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। आपके घर वालों को लगता है कि हमारी शादी को कई साल गुजर गए हैं, बल्कि हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 ही साल होने को आया है और उन लोगों ने इस 1 साल में मेरा दिमाग खराब करके रख दिया कि गुड न्यूज कब दे रही हो। अरे दे दूंगी, ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है। ऊपर वाला मुझे जब माँ बनने की खुशी देगा तब मैं माँ बन जाऊंगी। फिर उसने उदास चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, वैसे मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मेरी गोद जल्दी से भर जाए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस सब में कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा, जो जैसा भी कहता है उसे वैसा कहने दो, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हमारी शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आराध्या कहने लगी कि ये बात मैं ही तो समझती हूँ, मगर आपके घर वालों को कौन समझाए। आपके घर वाले तो घर वाले, आपके रिश्तेदार भी मुझे कोई ताना मारने में कसर नहीं छोड़ते। हर कोई यही कहता है कि अरे आपकी बहू ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। आपकी बहू के बाद ही तो मोहल्ले में न जाने कितनी शादियां हुई थी। वो औरतें गिनने लगती हैं कि फला की बहू की शादी हुई थी तो उसने बेटे को जन्म दिया है, उसकी शादी तुम्हारे बेटे की शादी के बाद हुई थी, फिर भी उसके यहाँ बेटी हुई है। न जाने कैसी कैसी बातों का मुझे सामना करना पड़ता है। ऊपर से मोहल्ले की औरतें आकर तुम्हारी मम्मी के दिमाग में न जाने कैसी कैसी बातें भरती रहती हैं और तुम्हारी भाभी, वो तो अपने ऊपर बहुत घमंड करती हैं। मुझे बताती रहती हैं कि मैंने तो शादी के 3 महीने बाद ही खुशखबरी सुना दी थी, तुम कब सुना रही हो। ऐसी बातों से मैं चिढ़ चुकी हूँ। मैंने आराध्या से कहा कि अच्छा बाबा, ज्यादा गुस्सा मत करो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं घर में बात करूंगा। फिर उसके अगले ही दिन मुझे कंपनी से पता चला
कि मुझे अपनी टीम के साथ मीटिंग करने के लिए भोपाल जाना है, जहां से वापस लौटने में मुझे 1 महीने का समय लग जाएगा। मैंने ये बात जब अपनी पत्नी को बताई तो वो कहने लगी कि मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। मगर मैंने उससे इनकार कर दिया कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो मम्मी का मूड खराब हो जाएगा, और तुम मेरी मम्मी के मूड को अच्छी तरह से जानती हो कि वो कितनी सख्त हैं। पापा भी चाहते हैं कि दोनों बहुएं घर में ही रहें। आज तक भैया भी कभी भाभी को अपने साथ नहीं लेकर गए। मेरी पत्नी कहने लगी कि पता नहीं तुम्हारे घर का कैसा हिसाब है। अच्छा ठीक है, आप जा सकते हो, लेकिन इस बार जब आप वापस आओगे तो मुझे डॉक्टर के लेकर चलना। मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाना है। मैं दिन रात आपकी माँ और भाभी के ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ। मुझे भी बच्चा चाहिए। मैंने वक्ती तौर पर तो अपनी पत्नी को समझा दिया था कि अच्छा बाबा, आऊँगा तो तुम्हें डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाऊँगा, वरना तुम चाहो तो अपने मायके चली जाना और वहाँ से अपनी किसी बहन या माँ के साथ डॉक्टर के हो आना, और वरना मेरे आने का इंतज़ार कर लेना। मेरी पत्नी कहने लगी कि ठीक है, जैसा मुझे बेहतर लगेगा मैं वैसा ही कर लूँगी। वैसे तो उसने सोचा था कि घर वाले अगर कुछ नहीं कहेंगे तो वो घर पर ही रहती रहेगी, लेकिन उसने ये भी सोचा था कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले उसे और भी ज़्यादा सताएंगे। इसलिए वो मेरे भोपाल जाने के बाद हर हफ्ते 2 दिन के लिए अपने मायके चली जाती थी। मेरी उससे फ़ोन पर बात होती तो वो बार बार रो रो कर मुझे बताया करती थी कि आज आपकी माँ ने ये कहा है, आज आपकी भाभी ने ऐसा कहा है, आज आपकी बहन ने ऐसा कहा है। आराध्या के मुंह से रोज रोज की शिकायतें सुनकर मैं बहुत तंग आ चुका था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं यहाँ काम करने के लिए आया था और वो मुझे बार बार फोन करके अपनी शिकायतें सुनाती रहती थी। पूरे 1 महीने बाद जब मैं घर वापस लौटा तो घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा कि मेरी मम्मी का बहुत मूड खराब है और वो बाहर आंगन में ही कुर्सी डालकर बैठी हुई थी। मुझे घर में दाखिल होते हुए देखकर हर बार मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाया करती थी। इस बार तो उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैंने कहा, क्या हुआ है मम्मी? देखिए आपका बेटा घर आ गया है। उन्होंने मुंह सिकोड़ते हुए कहा कि मुझसे कोई बात मत करो, जाकर अपनी पत्नी से पूछो। मैं समझ गया था कि ज़रूर मेरी पत्नी और मम्मी के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। मैं जैसे ही कमरे में गया तो मेरी पत्नी भी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैं उसके करीब बैठ गया और कहने लगा कि क्या हुआ है। उसने कहा, आ गए आप? मैंने कहा, यहाँ तो कोई मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा, किसी को मेरे आने की खुशी ही नहीं हुई। मेरी पत्नी ने कहा कि आपके घर में कभी किसी खुशी को मनाया नहीं जा सकता, बस सबके मुंह पर यही रट लगी हुई है कि मैं कब अपनी गोद भर रही हूँ। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि आपके पीछे मैं आपकी माँ, भाभी और बहन के मुंह से कैसी कैसी बातें सुनी है। और अब तो आपके पिता भी कहने लगे हैं कि बहू छोटे बच्चों के साथ खेलने का बहुत मन कर रहा है। अरे मेरे जेठानी के बच्चे बड़े हो गए हैं, मगर उनके लिए तो वो बच्चे ही रहेंगे, वो उनके साथ क्यों नहीं खेल लेते। आराध्या की बातों पर मुझे हंसी आ गई थी। आराध्या ने कहा कि आपको हंसी आ रही है और मैं इतनी परेशानी में हूँ। मैंने कहा, तो मैं तुम्हारी परेशानी का क्या हल निकाल सकता हूँ। वो कहने लगी कि आज तो संडे है, लेकिन कल आप मुझे डॉक्टर के यहाँ ज़रूर लेकर जाओगे। मैं डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी के लिए इलाज करना चाहती हूँ। मैं जल्द से जल्द माँ बनकर अपने ससुराल वालों का मुंह बंद कर देना चाहती हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, कल मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलूँगा। अगले ही दिन मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ लेकर चला गया था। डॉक्टर ने उसका बहुत अच्छे से चेकअप किया था और उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया था। घर में भी मैंने सबको ये बात बता दी थी कि अब जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी, क्योंकि आराध्या का ट्रीटमेंट शहर के बहुत अच्छे डॉक्टर से चल रहा है। मम्मी तो प्रार्थना करने में जुट गई थी और हर महीने इंतजार कर रही थी कि खुशखबरी कब मिले, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी माँ नहीं बन पा रही थी। हमने दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवाया तो दूसरे डॉक्टर का भी मेरी पत्नी ने लगभग 6 महीने तक ट्रीटमेंट किया और इतने पर भी वो माँ नहीं बन पाई थी। इधर घर में मेरी पत्नी को हर कोई तंग कर रहा था। मैं अपने घर वालों को समझा कर थक चुका था कि जल्द से जल्द उसे माँ बनने की खुशी मिल जाएगी, आप लोग थोड़ा सब्र तो करें। लेकिन मेरे घर वाले बहुत बेसब्र हो चुके थे। अब हमारी शादी को 2.5 साल गुजर गया था और आराध्या को इलाज करते हुए भी 1.5 साल हो गया था। मम्मी तो हर बार अपने मुंह से यही शब्द निकालती थी कि अगर इस लड़की ने तुम्हें 1 साल तक और माँ बनने का सुख नहीं दिया तो मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवा दूंगी, इसे तुमसे अलग कर दूंगी। लेकिन मैं आराध्या से अलग नहीं होना चाहता था।
एक दिन मैं अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था और बहुत परेशान था। उसने पूछा कि तुम परेशान क्यों हो, तो मैंने उसे अपनी परेशानी की पूरी वजह बता दी। उसने मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर के बारे में बताया और कहा कि तुम भाभी को लेकर वहां जाओ। अपने दोस्त के कहने के मुताबिक मैं अगले ही दिन आराध्या को उस डॉक्टर के पास भी ले गया था। उस डॉक्टर ने जब आराध्या का चेकअप किया तो बताया कि आपकी पत्नी पूरी तरह से ठीक है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद ऊपर वाले की तरफ से ही देर है, फिर भी हम इनको दवाइयाँ देते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी दी हुई दवाई से आपकी पत्नी प्रेग्नेंट जरूर हो जाएगी। कुछ दिन तक तो मेरी पत्नी ने इस डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट रखा था, लेकिन रिजल्ट फिर भी अच्छा निकल कर नहीं आया था। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि हम आपका टेस्ट करवाना चाहते हैं। ये बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। मैंने डॉक्टर से कहा, लेकिन मेरे टेस्ट की क्या जरूरत है? डॉक्टर कहने लगी, क्योंकि आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार कमी औरत के अंदर ही होती है। औरत को ही बांझ समझा जाता है, मर्द भी बांझ हो जाते हैं। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, मगर मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन था। मैंने डॉक्टर से कहा था कि ठीक है, मैं रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैंने खामोशी से अपना टेस्ट करवा लिया था और अपने घर में इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अपनी पत्नी को भी बोल दिया था कि तुम मेरे बारे में घर में किसी को कुछ मत बताना, बस इतना ही कह देना कि तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने लैब जाकर अपनी रिपोर्ट करवा ली थी, लेकिन जब 2 दिन के बाद मुझे लैब से फोन आया कि आपके टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, आप आकर अपनी रिपोर्ट ले जाइए। मैं लैब चला गया और वहां जाकर रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गया। उस दिन मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर नहीं गया था, बल्कि मेरी पत्नी तो बड़ी बेसब्री से मेरे टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी। और फिर टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद जो कुछ मुझे डॉक्टर ने बताया, उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि कमी आपकी पत्नी के अंदर नहीं, बल्कि आपके अंदर है। दरअसल आप कभी पिता नहीं बन सकते। ये खबर सुनकर तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों में शीशा पिघलाकर डाल रहा है। मैंने डॉक्टर से कांपते हुए होठों से कहा, ये आप क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट यही कह रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम आपकी पत्नी के हर तरह से चेकअप कर चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी सारी रिपोर्ट्स भी क्लियर आई हैं। कमी तो आपकी ही रिपोर्ट में आई है। मेरी आंखों में ये सब सुनकर आंसू आ चुके थे। मैं जो हमेशा पिता बनने के सपने देखता था और सोचता था कि ऊपर वाले की तरफ से देर है, इसमें मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी मेरे घर वालों से कितनी सारी बातें सुननी पड़ती थी। अब मुझे पता चला था कि मेरी पत्नी को अभी तक गुड न्यूज नहीं मिल रही थी, उसकी वजह मैं था। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी इस परेशानी का कोई तो हल होगा। डॉक्टर ने कहा कि हम आपको दवाई दे देते हैं, आपका इलाज कर सकते हैं, बस आपको प्रार्थना करनी होगी कि आप इलाज से ठीक हो जाएं। मैं डॉक्टर से दवाई लेकर घर आ गया था। मैं बहुत परेशान था। मैंने अपनी टेस्ट की रिपोर्ट भी फाड़कर फेंक दी थी। जब मैं घर आया तो बिल्कुल खामोश था। घर में लड़खड़ाते हुए कदमों से दाखिल हुआ तो देखा कि आज फिर से सब लोग मेरी पत्नी को कटघरे में खड़ा किए हुए थे। दरअसल हमारे घर पर मेरी बुआ जी आई हुई थी, जिन्होंने मेरी पत्नी को जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो बार बार यही कह रही थी कि तुम्हारे बेटे की शादी को 3 साल हो गए। अरे 3 साल में हमारे घर तो 3 बच्चे हो गए। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी बहू का इलाज करवाओ। जिस पर मेरी माँ ने कहा कि मेरे बेटे का इसके इलाज पर बहुत पैसा खर्च हो चुका है। बस मैंने सोच लिया है कि अगर इस 1 साल तक और इसने मेरे बेटे को पिता नहीं बनाया तो मैं अपने बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दूंगी। ये सुनकर मेरी पत्नी तड़प उठी थी और इस बात पर उसका मेरी मम्मी के साथ जोरदार झगड़ा हो रहा था। मैं घर पहुंचा तो मुझे देखकर मेरी पत्नी तो खामोश हो गई थी, लेकिन मेरी मम्मी लगातार बोल रही थी। मैंने इस शोर शराबे को खत्म करने के लिए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि अब आइंदा इस घर में बच्चे के बारे में कोई भी बात नहीं होगी। मेरे इस तरह से चिल्लाने पर वो हंगामा तो खत्म हो गया था, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मेरी पत्नी को मेरे घर वाले बहुत परेशान कर रहे थे और वो भी बार बार मुझसे पूछती थी कि आपकी टेस्ट रिपोर्ट आई या नहीं। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि मेरी टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने यही कहा है कि ऊपर वाले की तरफ से देर है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहने लगा था। अब मेरा किसी से बात करने का कोई मन नहीं करता था। मेरी पत्नी बार बार मुझसे यही पूछती रहती थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, अगर कोई परेशानी है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए।
मैं उसे क्या बताता कि मेरी वजह से उसे मेरे इस घर में कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। मेरे घर में हर कोई मेरी पत्नी के खिलाफ रहता था। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि किसी औरत को बेवजह ही इतना तंग किया जाए। ये सब कुछ किसी और के घर में नहीं बल्कि मेरे घर में हो रहा था और मेरी ही पत्नी को परेशान किया जा रहा था। मैंने सोचा कि अब की बार मेरी मीटिंग कोलकाता में है और मैं अब की बार वहां जाऊंगा तो अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेकर जाऊंगा और अगर पॉसिबल हुआ तो वहीं पर एक छोटा सा रेंट पर फ्लैट ले लूंगा, वहीं अपनी पत्नी के साथ रहने लगूंगा तो उसे भी यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे घर वाले उससे कुछ कहेंगे ही नहीं। दिक्कत ये थी कि मेरे भैया भी अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर हर बार आते जाते रहते थे। कभी वो भी भाभी को लेकर नहीं गए थे। अगर मैं आराध्या को अपने साथ लेकर जाता तो इस पर भी मेरे घर वालों को ऑब्जेक्शन होना था। इस बार जब मुझे मीटिंग के लिए कोलकाता जाने को कहा गया तो मैंने आराध्या से बोल दिया था कि तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो, मैं 2 महीने के लिए कोलकाता जा रहा हूँ। इस बारे में जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने मेरी उम्मीद के मुताबिक हंगामा करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मेरी पत्नी मेरे साथ जाए। मैंने उन लोगों को समझाया था कि मैं वहां ले जाकर आराध्या का ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूं। मुझे वहां किसी ने एक अच्छे डॉक्टर के बारे में बताया है। जितने दिन मैं वहां पर रहूंगा उतने ही दिन आराध्या का इलाज भी वहां हो जाएगा। इस बात पर जाकर घर वालों ने सुकून की सांस ली थी और फिर किसी ने भी आराध्या को मेरे साथ जाने से नहीं रोका। मेरी पत्नी भी बार बार प्रार्थना कर रही थी कि वहां जाने के बाद डॉक्टर के इलाज से हमारा बच्चा हो जाए, ताकि वापस आने के बाद घर के सारे लोग मेरी पत्नी से मोहब्बत करने लगे और उसके घर में इज्जत बढ़ जाए। लेकिन वो नहीं जानती थी कि असल बात क्या है। मैं तो कुछ दिन सुकून से गुजारने के लिए उसे वहां लेकर जा रहा था। ट्रेन का सफर पूरा होने के बाद हम लोग कोलकाता पहुंच गए थे। घर में सब लोगों को यही लगा था कि मैं उसे इलाज के लिए वहां लेकर आया हूं, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि आराध्या का मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसका इलाज करने से कोई फायदा ही नहीं था, बल्कि मैं अपना इलाज करूंगा और यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट लूंगा जब तक मैं यहाँ रहूंगा। मेरे घर वाले तो खामोश हो गए थे। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो हमें किसी ने भी नहीं रोका था। हाँ, लेकिन मेरी भाभी हमारे यहाँ आने से खुश नहीं थी। शायद वो यही चाहती थी कि सारी जिंदगी आराध्या को मेरे घर वाले बुरा कहते रहें और उसके यहाँ कभी औलाद पैदा ना हो। लेकिन मुझे अपनी पत्नी का बहुत ख्याल था, इसलिए मैं उसे अपने नरक जैसे घर से निकाल कर ले आया था। फिलहाल के लिए तो मैंने अपने एक जान पहचान वाले दोस्त से कहकर अपने लिए एक फ्लैट रेंट पर ले लिया था। हम अपना सामान लेकर रेंट वाले फ्लैट में आ गए थे और यहाँ सेटल हो गए थे। पहले दिन तो मैं अपनी टीम के साथ काम में बिजी रहा था। अगले दिन जब मैं फ्लैट पर आया तो मेरी पत्नी मुझसे जिद करने लगी, कहने लगी कि हमें यहाँ आए हुए दूसरा दिन है और आप अभी तक मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए। मगर मैं उसे कई दिनों तक टालता रहा और अपने काम में बिजी होने का ज्यादा से ज्यादा नाटक करने लगा। वो मुझसे बार बार यही कह रही थी कि आपको मुझे यहाँ लाने की बहुत जल्दी थी। आपने कहा था कि मुझे यहाँ इलाज के लिए लेकर आ रहे हो, मगर इतना समय हो गया, आपने तो मुझे एक बार भी डॉक्टर के यहाँ नहीं दिखाया। मैं उसे यही समझा दिया करता था कि जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चला जाऊंगा। तुम जानती हो कि मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, बल्कि अपना काम करने आया हूँ। मेरी पत्नी मेरी इस बात पर खामोश हो जाती थी और सारा दिन फ्लैट में अकेली रहती थी। यहाँ जिस नई कंपनी के साथ मीटिंग करने के लिए हमारी पूरी टीम आई हुई थी, उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे। वहाँ पर एक देवीना नाम की लड़की थी, वो जॉब किया करती थी। देवीना और मेरा केबिन पास पास ही था, इसलिए हम दोनों के बीच ज्यादा बातचीत होने लगी थी। हम दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती भी हो गई थी। मैंने देवीना को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी भी यहाँ आई हुई है। वो मेरी पत्नी से मिलना चाहती थी क्योंकि उसे मेरा नेचर बहुत पसंद आया था। लड़कियों से दोस्ती करना, उसके साथ बातचीत करना, उनके साथ मिलकर काम करना, ये सब मेरा शौक नहीं था। लेकिन जब हम कामकाज करते हैं तो बहुत सारे लोगों से हमारी जान पहचान हो जाती है और हर तरह के लोगों के साथ हमें बातचीत भी रखनी पड़ती है। इसलिए मेरी देवीना से भी बातचीत हो गई थी। एक दिन देवीना मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछने लगी तो मैंने उसे बता दिया कि मेरी शादी को 4था साल चल रहा है। मेरी फैमिली भी है जो काशीपुर में रहती है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ। साथ ही मैंने उसको बड़े अफसोस के साथ ये भी बताया था कि अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं है।
मैंने फिर से देबीना से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा कि वो यहाँ किसके साथ रहती है, उसके परिवार में कौन कौन है। तो उसने बताया कि उसका इस दुनिया में उसके एक बीमार भाई के अलावा कोई भी नहीं है। उसके भाई को कोई बीमारी है जिसका वो इलाज कर रही है, मगर अभी तक उसके भाई की सेहत ठीक नहीं हो पा रही। वो किसी से मोहब्बत करती है और उसकी शादी कुछ महीनों बाद उसके साथ हो जाएगी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी हर रोज देबीना से बातचीत हुआ करती थी और इधर मैं अपनी पत्नी को टाल टाल कर थक चुका था। एक दिन मैं परेशान बैठा हुआ था। जब देबीना समझ गई कि मैं बहुत परेशान हूँ, उसने पूछा भी कि आखिर क्या बात है। तो मैंने उसको बता दिया कि मैं यहाँ अपनी पत्नी को इलाज का कहकर लेकर आया हूँ, लेकिन असल बात यह है कि कमी मुझ में है। वो तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैं उसे डॉक्टर के पास कैसे ले जा सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो जाए, ताकि मेरे परिवार वाले मेरी पत्नी का पीछा लेना छोड़ दें और उसकी इज्जत करने लगे। क्योंकि अब की बार भी अगर मैं उसे वहाँ छोड़ आता तो मेरे घर वाले हर बार की तरह उसका वहाँ पर जीना दुश्वार कर देते। देबीना मेरी पूरी बात सुनकर मेरे करीब आई और उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने कहा कि मैं तुम्हारी इस परेशानी को चुटकियों में खत्म कर सकती हूँ। मैंने कहा कि वो कैसे? तो वो कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, कमी तो तुम में है, तो फिर तुम अपनी पत्नी की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देते। जब उसने ये बात कही तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया था कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी। भला मैं क्यों अपनी पत्नी की दूसरी शादी करवाने लगा। उसने मेरा खराब मूड देखकर कहा कि तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें औलाद चाहिए तो ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे तुम्हारा काम भी ठीक हो जाएगा और मेरा भी। मैंने कहा कौन सा आइडिया? तो उसने मुझे बताया कि देखो, मेरे पिता का बहुत बड़ा घर है, मगर मरने से पहले वो सब कुछ अपने इकलौते बेटे के नाम कर गए। मैं भी तो उनकी बेटी थी, उन्होंने मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। अब मेरे माता पिता तो चले गए और अपने बेटे को मेरे हवाले कर गए। मैं उसका इलाज करवा रही हूँ, उसके लिए नौकरी करती हूँ और पैसे कमाती हूँ। उनको लगता था कि मैं शादी करके अपने घर की हो जाऊंगी, इसलिए मेरा इस घर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारा बहुत बड़ा घर मेरे भाई के नाम कर दिया। मगर मेरा भाई मेरे माता पिता के मरने के बाद से ही बीमार रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पत्नी की शादी मेरे भाई के साथ करवा दो। इस तरह मेरे भाई से तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाएगी और फिर तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। और रही मेरे भाई की बात, तो तुम उसको धीरे धीरे स्लो पॉइजन देते रहना, जिससे वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा और फिर एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लोगों को लगेगा कि मेरे भाई की मौत उसकी बीमारी की वजह से हुई है और तुम्हें तुम्हारी पत्नी बच्चा पैदा करके देगी। उसके बाद तुम तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा अपने घर ले जाना। फिर सबको यही लगेगा कि वो बच्चा तुम्हारा है और इस तरह तुम्हारी कमी कभी किसी के आगे खुलकर भी नहीं आएगी। मैंने कहा लेकिन मेरी पत्नी सबके लिए तैयार नहीं होगी, वो कभी भी मेरे अलावा किसी दूसरे मर्द को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने कहा तो फिर तुम अपनी पत्नी को समझाओ, उसे भी तो बच्चा चाहिए ना। अपने भाई को शादी के लिए तैयार करना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। बस तुम्हें अपनी पत्नी को तैयार करना होगा, उसे बच्चा मिल जाएगा तो वो भी सब कुछ भूल जाए और फिर ससुराल जाकर इज्जत तो उसकी भी होगी ना। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया और मैं सारी बात सोचने लगा तो मुझे हर तरफ से देबीना की कही हुई बात बिल्कुल सही लग रही थी। बच्चे का पिता मैं इसी तरह से बन सकता था, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। देबीना मुझसे कहने लगी कि तुम आराम से सोचकर मुझे जवाब दे सकते हो, आइडिया बहुत अच्छा है, इस तरह हम दोनों का काम क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई के मरने के बाद उसके नाम पर हुए घर को तो फिर अपने नाम पर कराना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा और तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। देबीना ही मुझे ये आइडिया दिया था, उसने जो कहा मैंने उसकी बात मान ली। देबीना भी मुझे अपने भाई से मिलवाने के लिए ले गई थी। मैं उसे देखकर खुश हुआ था और उसकी बीमारी के बारे में जानकर मैं समझ गया था कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग की कंडीशन ठीक नहीं थी, वो पागलों की तरह रिएक्ट करता था। मैंने देबीना से कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा कि देबीना के भाई के जरिए हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और मेरी कमी का राज भी हमेशा छुपा का छुपा रह जाएगा। मैं जब घर गया तो बहुत परेशान था और सोच रहा था कि किस तरह से आराध्या से बात करूं।
मैंने देखा था कि यहाँ आकर वो काफी हद तक रिलैक्स महसूस कर रही थी। भले ही हमारे पास औलाद नहीं थी, लेकिन उसे यहाँ तंग करने वाला कोई नहीं था। वो सुकून से रह रही थी और मैं यही चाहता था कि उसकी जिंदगी में सुकून और खुशियाँ आ जाए। लेकिन अभी सुकून पूरी तरह से नहीं आया था। मैंने आराध्या को अपने करीब बैठाया और कहने लगा कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो कहने लगी कि हाँ हाँ बताइए क्या बात है, मगर मैं उससे इस बारे में कैसे बात करूं? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आराध्या, बहुत जरूरी बात है। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा कहना मानोगी और मुझसे इनकार नहीं करोगी। उसने कहा, अरे ऐसी कौन सी भी बात है, पहले आप मुझे बात तो बताइए। मैंने रोते हुए कहा कि नहीं नहीं, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा कहना जरूर मानोगी। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो घबरा गई और कहने लगी कि इसमें रोने वाली क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं जानता था कि जितनी मोहब्बत मैं उससे करता हूँ वो भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती है। उसने मुझसे वादा किया कि मैं आपका कहना जरूर मानूंगी। फिर मेरे मुंह से जो शब्द निकले उन्होंने उसे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा कि आराध्या, ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की है, उसका एक भाई है जिसने अभी तक शादी नहीं की, तुम उसके भाई से शादी कर लो। उसने चौंक कर कहा, ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि देखो, अगर तुम उस लड़के से शादी कर लोगी तो तुम्हें औलाद मिल जाएगी, और सच्चाई ये है कि हम दोनों के भाग्य में औलाद नहीं है, और तुम जानती हो कि औलाद तो पति के नसीब से होती है। हो सकता है कि तुम्हारी शादी किसी दूसरे मर्द से हो जाए तो तुम माँ बन जाओ, और जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो तुम उसे छोड़ देना। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि हमने यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ किया। उसे लेकर हम लोग अपने घर चलेंगे और वहाँ तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। मेरी पूरी बात सुनकर आराध्या रोने लगी और कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं भला किसी दूसरे मर्द से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है। मैंने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है जिन्हें औलाद से मोहब्बत होती है, जो अपनी औलाद की खातिर काफी कुछ कर गुजरती हैं। तुम्हें भी ये त्याग देना होगा। अगर बच्चा चाहिए तो ऐसा करना होगा। मेरी बात माननी होगी, वरना तुम घर जाओगी तो घर वाले तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। और तुम्हें नहीं पता कि माँ मुझे कई बार फोन करके कह चुकी है कि अब की बार जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दूंगी। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता और तुम भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरा कहना मान लो। मेरी बात सुनकर काफी देर तक वो सोच विचार में पड़ी रही। फिर उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी। आराध्या बहुत अच्छी लड़की थी, उसने हमेशा मेरा साथ दिया था। मेरी वजह से ही तो वो मेरे घर वालों से ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, मेरे घर वालों की इतनी सारी बातें और ताने सुनने के बाद भी कभी उसने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ या तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जैसे भी हालात होते थे वो उनका डटकर सामना किया करती थी। उसने मेरा कहना मान लिया था और मैंने उसी समय देबीना को फोन करके बोल दिया था कि कल ही तुम्हारे भाई और मेरी पत्नी की शादी हो जाएगी। देबीना भी खुश हो गई थी। उसने अपने पागल भाई को शादी के लिए तैयार कर लिया था। मैं उसके भाई से मिलने गया था। वो दिखने में बहुत अच्छा था, सुंदर था, बस कभी कभी उसको पागलपन के दौरे पड़ जाते थे। लेकिन वो बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो गया था और बातचीत भी ठीक से कर रहा था। उसे देबीना ने बता दिया था कि मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी से तुम्हारी शादी करवाना चाहता है। वैसे भी उसके किसी लड़की से शादी तो नहीं होनी थी। उसे इस बात से कोई एतराज नहीं था कि जिस लड़की से उसकी शादी होने जा रही है वो किसी और की पत्नी है। वो खुश हुआ था और फिर इस तरह उसकी शादी मेरी पत्नी से हो गई और मेरी पत्नी देबीना उसके घर में चली गई थी। मैं भी उसके साथ साथ गया था। मेरी पत्नी की शादी मेरी ही आंखों के सामने किसी दूसरे मर्द के साथ हो गई थी। मैंने ये सब कुछ बड़ी मुश्किल से और अपने दिल पर पत्थर रखकर किया था। ऊपर वाला कभी किसी भी इंसान को इतनी बड़ी मजबूरी में न डाले। फिलहाल मेरी पत्नी बहुत उदास थी और बहुत रोती रही थी, क्योंकि शादी के बाद उसे अपने पति के करीब जाना था। मैंने उसे देबीना के भाई राजवीर के कमरे में जाने के लिए कहा तो वो रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि तुम्हें बच्चे की खातिर ये सब कुछ करना होगा। जाने से पहले एक बार वो मेरे गले से लगकर बहुत रोई थी। मैं भी रो रहा था और मेरा दिल भी दुख रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी थी और समझाया तो वो कमरे के अंदर चली गई।
उसका मन नहीं कर रहा था किसी दूसरे मर्द के पास जाने का, मगर अब वो दूसरा मर्द भी उसका पति बन चुका था क्योंकि उसके साथ शादी हो गई थी। देबीना भी खुश थी और उसने सोचा था कि इस तरह उसके भाई का घर भी बस गया। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। देबीना ने मुझे और मेरी पत्नी को अपने ही घर में रख लिया था क्योंकि अब मेरी पत्नी उसके भाई राजवीर की पत्नी बन चुकी थी। इसलिए मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखने के साथ साथ उसका भी ख्याल रखा करती थी। घर से फोन आता तो घर वाले बार बार यही पूछते थे कि आराध्या का इलाज चल रहा है या नहीं, डॉक्टर ने क्या बताया। मैं उनको बता दिया करता था कि डॉक्टर ने अच्छी खबर सुनाई है, जल्द ही आपकी बहू माँ बन जाएगी। ये खबर सुनकर सब लोगों को तसल्ली तो हुई थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि किसी और का होगा। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी पत्नी राजवीर का बहुत ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि राजवीर सेहतमंद होने लगा था। कुछ दिन गुजरे तो आराध्या को भी माँ बनने की खुशी मिल गई थी। ये खबर सुनते ही मेरी खुशी के ठिकाने न रहे थे। अब तो मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखता था और वो अपने पति का ख्याल रखती थी, मतलब कि अपने पति राजवीर का। ये सब देखकर देबीना हैरान थी कि उसके भाई की हालत दिन ब दिन सुधरती जा रही थी, जो पहले बहुत कमजोर हुआ करता था। मेरी पत्नी की सेवा से उसकी सेहत बन गई थी। बस एक बार हमारी गोद में बच्चा आ जाए तो फिर मुझे देबीना का काम भी करना था। ये काम मेरे लिए काफी मुश्किल था, मगर मैं अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता था। मैंने देखा था कि मेरी पत्नी राजवीर के साथ काफी खुश रहने लगी थी। अब उसके पास तो मेरे साथ बात करने का भी समय नहीं होता था। इसी तरह वक्त गुजर गया और एक दिन मेरी पत्नी ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश था और ये खबर जब मैंने अपने घर वालों को सुनाई तो उनकी खुशी के ठिकाने न रहे। मैंने अपने और आराध्या के साथ बच्चे का फोटो घर वालों को सेंड कर दिया था। अब घर वालों की जुबान पर सिर्फ यही बात थी कि जल्द से जल्द तुम आराध्या और बच्चे को लेकर वापस आ जाओ। मैं यहाँ आया तो घर वालों से 2 महीने का कहकर था, लेकिन जब मैंने उनको बीच में ये खबर दे दी थी कि आराध्या माँ बनने वाली है तो उन्होंने मुझसे खुद ही कह दिया था कि तुम लोग वहीं रहो, वहाँ के डॉक्टर ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए आराध्या को उनके ही ट्रीटमेंट में रखो। घर वाले तो खुशी से झूम उठे थे और वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी, यहाँ तक कि हमारे आने का इंतजार हो रहा था। इधर मेरी पत्नी राजवीर को ज्यादा अहमियत देने लगी थी। मैंने कुछ दिन गुजरने के बाद उससे कहा कि अब हमें अपने बच्चे को लेकर घर चलना चाहिए। वो कहने लगी, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आपको नहीं पता कि राजवीर बीमार रहते हैं और ये बच्चा उनका ही है, तो मैं उनको ऐसी कंडीशन में छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कहा, अब वो काफी हद तक ठीक हो चुका है, उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर उसकी बहन है, मगर मेरी पत्नी तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे वही करना था जैसा करने के लिए मुझे देबीना ने कहा था, क्योंकि वो भी अपने भाई का घर अपने नाम में कराने के लिए बेचैन हो रही थी। कुछ समय के बाद उसने भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली थी और वो उसके घर में रह रही थी, मगर यहाँ आती जाती रहती थी। राजवीर इसलिए बहुत खुश हो रहा था कि उसे पत्नी के साथ साथ बच्चा भी मिल गया था, मगर ये बच्चा मेरा था और ये बात पहले ही तय हो गई थी कि इस बच्चे का पिता मैं कहलाऊंगा। मगर उसने तो मेरी पत्नी के साथ साथ मेरे बच्चे को भी ले लिया था। एक दिन मैंने आराध्या से कहा कि राजवीर का चेकअप होना है। देबीना ने उसके चेकअप के लिए कुछ डॉक्टर्स को बुलाया है। वो 2 डॉक्टर्स थे जिन्होंने खामोशी से इलाज के बहाने से उसको स्लो पॉइजन का इंजेक्शन दे दिया, जिसकी उसे 5 डोज लगनी थी और लास्ट डोज पर उसे इस दुनिया से जाना था। मगर मेरी पत्नी को उसकी बहुत ही फिक्र रहने लगी थी। वो ज्यादातर समय उसके साथ ही गुजारती थी और मेरा बच्चा भी उसके पास ही ले जाती थी। इस तरह हर महीने में उसे स्लो पॉइजन की डोज दे दिया करता था और अब वो ज्यादातर बीमार रहने लगा था। मेरी पत्नी उसके लिए बहुत परेशान रहती थी और हमेशा मुझसे यही कहती रहती थी कि राजवीर को क्या हो गया। शादी के बाद तो वो काफी सेहतमंद हो गए थे, लेकिन अब फिर से बीमार रहने लगे। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी पत्नी उसके लिए परेशानी जताती है। मैंने उसे कहा भी था कि तुम राजवीर की फिक्र करना छोड़ दो, उससे सिर्फ हमें बच्चा चाहिए था और हमारा काम हो गया। उसी समय आराध्या चिल्लाकर कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, आपने उस बेचारे का फायदा उठाया, वो मेरा पति है, मुझे उसकी फिक्र करना जरूरी है। मैं जिस तरह आपका ख्याल रखती हूँ उसी तरह मुझे उसका भी ख्याल रखना होगा। मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी उसके लिए ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही थी, कहीं उसकी खातिर वो मुझे न छोड़ दे। इसलिए मुझे अब जल्द से जल्द डॉक्टर के थ्रू
राजवीर को स्लो पॉइजन की लास्ट डोज भी देनी थी, लेकिन राजवीर बीमारी की हालत में बहुत ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। वो चिल्लाया करता था, मुझे देखकर चीखने लग जाता था। जब आराध्या उसे संभालती तो उससे कहता था कि तुम्हारा पति मुझे मार देगा और वो डॉक्टर भी मुझे मार डालेंगे। आराध्या को लगता था कि वो पागलपन की वजह से ऐसी बातें कर रहा है, मगर वो सच कहता था, क्योंकि वो समझ गया था कि इलाज के नाम पर उसकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो उसकी ऐसी हालत पर बहुत परेशान थी और चाहती थी कि उसके बच्चे का पिता ठीक हो जाए। अब की बार जब वो दोनों डॉक्टर घर आए तो मैं भी उनके साथ कमरे में मौजूद था। उन्होंने राजवीर को आखिरी डोज देते हुए कहा कि बस इसका आखिरी दिन है, अब ये आपके रास्ते से हट जाएगा। ये खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। डॉक्टर उसे डोज देने के बाद चले गए थे, मगर मेरी पत्नी कमरे में मौजूद थी और उसने डॉक्टर से हुई मेरी बातचीत साफ साफ सुन ली थी। डॉक्टर के जाने के बाद वो मेरे पास आई और उसने मेरा गिरेबान पकड़कर कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने इस बेचारे को मरवा दिया। जैसे तुम मेरे पति हो ऐसे ही वो भी मेरा पति है, और फिर तुमने तो मुझे औलाद भी नहीं दी, इसके जरिए मुझे औलाद हो गई। आपने ऐसा क्यों किया? वो चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी। वो बार बार राजवीर को झंझोड़ रही थी, मगर राजवीर इस दुनिया में नहीं रहा था, उसकी मौत हो चुकी थी। वैसे ही उसकी कंडीशन काफी खराब थी। मैं सब कुछ सर झुकाकर खामोशी से देखता रहा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता था। आराध्या राजवीर की मौत पर बहुत रो रही थी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो आप पर पहले से ही शक हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि अकेले में बार बार राजवीर मुझसे कहा करते थे कि तुम्हारा पति और ये डॉक्टर मुझे मार देंगे। यहाँ तक कि मेरी बहन भी इनके साथ मिली हुई है। इसका मतलब कि उसे आपके बारे में कुछ न कुछ पता था। मैंने सोचा कि वो हर बार मुझसे डॉक्टर के बारे में कहता है कि आप सब लोग मिलकर उसे मार दोगे, तो फिर मैं देखना चाहती थी कि आखिर कमरे में क्या होता है और वो क्यों कहता है कि डॉक्टर उसे मार देंगे। मुझे लगा कि शायद उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करता है, और सच्चाई जानने के लिए मैं आज खामोशी से कमरे में छुप गई थी। मैंने आज आपकी डॉक्टर के साथ बातचीत सुन ली तो मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों आपने मेरी राजवीर के साथ शादी करवाई थी? ये तो मैं जानती हूँ कि आपको बच्चा चाहिए था, मगर आपने उसकी जान क्यों ली? मुझे आराध्या की बात पर गुस्सा आ गया। मैंने उससे अपना गिरेबान छुड़वाया और कहा कि मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था, और राजवीर को मारने का प्लान मैंने नहीं बल्कि उसकी बहन ने बनाया था। उसकी बहन ही इसको मारना चाहती थी। दरअसल राजवीर के माता पिता मरने से पहले अपना बड़ा सा घर राजवीर के नाम कर गए थे। उन्होंने अपनी बेटी के नाम कुछ भी नहीं किया था, और माता पिता के मरने के बाद राजवीर ज्यादातर बीमार रहता था। उसका ख्याल देबीना ही रखती थी, इसलिए उसने सोचा कि बीमारी की कंडीशन में अगर मेरा भाई मर जाएगा तो फिर उसका बड़ा सा घर जो उसके भाई के नाम पर है वो देबीना के नाम पर हो जाएगा। और मैंने भी तुम्हें देखा था, तुम राजवीर से शादी के बाद बहुत बदल गई थी। बच्चा हो जाने के बाद ये बच्चा मेरा नहीं रहा था। तुम हमेशा बच्चे को उसके पास ही लेकर जाया करती थी। वैसे भी मेरा काम सिर्फ इतना था कि मुझे बच्चा चाहिए था और मेरा मकसद पूरा हो गया था, इसलिए शर्त के मुताबिक मुझे देबीना का काम करना ही था। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता, मगर तुम माँ बन सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी राजवीर के साथ करवाई। ये कहकर मैं खामोश हो गया था। आराध्या ने कहा, आपको कैसे पता कि आप पिता नहीं बन सकते थे? मैंने उसे बताया कि जब डॉक्टर ने मेरा टेस्ट करने को कहा था तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट में डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने बताया कि आप कभी पिता नहीं बन सकते, जबकि आपकी पत्नी पूरी तरह से ठीक है। कमी मुझ में थी और मेरे घर वाले हमेशा तुम्हें जलील करते रहे। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता था। मेरी वजह से तुम्हारी मेरे घर वालों से बहुत बेइज्जती हुई है। ये बात मैं तुम्हें बता नहीं सकता था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी कमी की वजह से तुम्हें मेरे घर वालों से बातें सुननी पड़ती हैं। जब मुझे ये बात पता चली कि मैं पिता नहीं बन सकता और सब लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं, मेरे घर में तुम्हारा जीना दुश्वार हो गया। तुम कभी खुश नहीं रहती, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ कोलकाता लाने का फैसला किया ताकि तुम यहाँ मेरे साथ सुकून की जिंदगी गुजारो। मगर यहाँ आने के बाद मेरी मुलाकात देबीना से हुई। उसे मैंने अपनी परेशानी के बारे में बताया तो उसने ही मुझे ये आइडिया दिया कि तुम अपनी पत्नी की शादी मेरे भाई के साथ करवा दो। मेरे भाई से तुम्हारी पत्नी को बच्चा हो जाएगा और इस तरह तुम पिता बन जाओगे, और फिर बच्चा होने के बाद तुम मेरे भाई को मार देना और फिर मेरा काम भी हो जाएगा। मुझे उसका दिया हुआ ये आइडिया बिल्कुल ठीक लगा था।
मैं तुम्हें यहाँ झूठ बोलकर लेकर आया था कि मैं तुम्हारा इलाज करवाने के लिए वहाँ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि इलाज के बहाने से तो घर वाले तुम्हें यहाँ मेरे साथ आने देते। माँ भी बार बार मुझे फ़ोन करके कहा करती थी कि मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दूंगी, लेकिन यहाँ मैंने तुम्हारी शादी बच्चे की खातिर दूसरे मर्द से करवा दी थी। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ बड़ी मुश्किल से और दिल पर पत्थर रखकर किया है, सिर्फ इस बच्चे की खातिर। लेकिन अब तुम प्लीज किसी को कुछ मत बताना। देबीना ये सब कुछ खुद संभाल लेगी और हम अपने बच्चे को लेकर घर चलेंगे। मेरी पूरी बात सुनकर आराध्या खामोश हो गई थी। उसने पीछे पलटकर एक नजर राजवीर को देखा। उसे राजवीर से बहुत हमदर्दी हो रही थी, क्योंकि जिसका बच्चा वो अपनी गोद में लेकर खड़ी हुई थी वो मर्द उसकी जिंदगी से जा चुका था। राजवीर के मरने की खबर देबीना को दे दी गई थी। उसने अपने भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर आ गया था। घर वाले भी बहुत खुश हुए थे। मैंने देखा कि मेरी पत्नी को अब बहुत ज्यादा अहमियत मिलने लगी थी। राजवीर की मौत से मेरी पत्नी नाराज तो थी, लेकिन जब घर जाकर उसे बहुत इज्जत मिली, प्यार मिला, तो वो सब कुछ भूल गई थी। यहाँ तक कि घर वालों का बिहेवियर मेरी पत्नी के साथ बेटियों जैसा हो गया था। आराध्या भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। मेरी पत्नी ने मुझे माफ कर दिया था। हालांकि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन उसके पीछे छुपी कड़वी हकीकत भी तो दुख देने वाली थी। मेरे घर वालों ने उसे बहुत सताया था और मैं उसे परेशान नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। उसे मां न बनने की वजह से सब लोगों ने बहुत परेशान किया था, जबकि असल बात ये थी कि उनका बेटा ही पिता बनने के काबिल नहीं था। मेरी पत्नी का दिल बहुत बड़ा था जो उसने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि जैसी हरकत मैंने की थी इस हिसाब से कोई दूसरी औरत होती तो मुझे कभी माफ न करती, या मैं ही होता और मेरी पत्नी खुद अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेती तो कभी उसे माफ नहीं करता। मगर ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था कि मेरी सच्चाई खुलकर सबके सामने न आ जाए और मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी न करवा दें, मुझे मेरी पत्नी से अलग न कर दें। देखा जाए तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं थी। हम सब बहुत खुश हैं। बच्चे की वजह से घर में बहुत रौनक लग गई है, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो मां ना बन सकने की वजह से लोगों के कैसे कैसे ताने बर्दाश्त करती हैं, और मर्द से कोई कुछ नहीं कहता। मर्द अपनी कमी को खामोशी से छुपा सकता है, लेकिन औरत अगर मां ना बने तो लोग उसे बांझ कहना शुरू कर देते हैं, उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। काश सब लोग अपनी बहू के साथ मोहब्बत वाला सुलूक करें, उसे ताने न दें, उसे परेशान न करें। फिर शायद कोई औरत गलत कदम न उठाए और मुझ जैसा मर्द भी कोई गलत कदम न उठाए। मजबूरी इंसान से बहुत कुछ गलत करवा देती है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि उनकी बातों की वजह से दूसरों पर कैसा असर पड़ता है और वो उनकी बातों से मजबूर होकर क्या कुछ नहीं कर गुजरते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।